नमस्कार साथियों, श्रीकांत इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोगों की क्लास शुरू होने वाली है हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि इसके पहले जो भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति की मुख्य विशेषताएं थी वो खत्म हो गया है। अब उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे वो बीच बीच में चलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के दरमियानी, हालांकि ताम्रपाषाण कालीन आपके उसमें सिलेबस में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत उसको बता दिया जाएगा, संदर्भ में ले लिया जाएगा, तो उसके लिए बहुत चिंतित मत होइएगा। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है। आप लोगों को पता ही है, जैसा कि 3 नामों से। अब 3 नामों से क्यों जाना जाता है ये आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, 3 नामों से इसलिए जाना जाता है कि सबसे पहले जाना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इस स्थल की जो पहली खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की वो हुई थी सिंधु नदी के किनारे, यानी कि सिंधु घाटी के इर्द गिर्द में हुई थी, और वो जगह थी कौन सी? हड़प्पा। ठीक है, ये हड़प्पा जब हुई थी, इसके बाद फिर इसी के 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में किसकी खोज हुई? मोहनजोदड़ो की हुई। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई है? 1921 में। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, मैंने कल भी बताया, परसों भी क्लास लिया था जब हिस्ट्री की, तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे महानिदेशक कौन थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के? उस समय महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? सर जॉन मार्शल महानिदेशक थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अभी मैं नोट करवा देता हूं। ठीक है, तो बात हो रही है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। ठीक है, तो सिंधु घाटी के इर्द गिर्द में हड़प्पा की खोज हुई सबसे पहले 1921 में। दयाराम साहनी खोजकर्ता थे। ठीक है, उन्होंने ही खोजा था, मगर भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, फिर 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। तो ये हुआ कि जहां पे सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी सिंधु घाटी की, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया। सिंधु घाटी के इर्द गिर्द वाला ही एरिया है, तो इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। मगर आगे चल के जैसे जैसे अन्य पूरा स्थल मिलते गए, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे ऐसे जब मिलते गए तो इसका नाम क्या हुआ? फिर ये सोचा गया कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं रखना है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता ठीक नहीं रहेगा। ऐसा पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने समझा कि ये इसका नाम जहां पे सबसे पहले खोजा गया है उसके नाम पे रख देते हैं। ठीक है, बीच में सिंधु सभ्यता भी रखा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर बाद में सिंधु सभ्यता रखा गया। मगर अंतिम जो एक आम सहमति बनी इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों में, वो ये बनी कि जहां पे पहली बार इस स्थल को खोजा गया था वो जगह थी हड़प्पा। तो बेसिकली ये होता है किसी भी पूरे विश्व में जब कहीं कोई पूरा स्थल खोजे जाते हैं जहां पे पहली बार खोजा जाता है, तो उसके नाम पे उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो अंत में ये सर्वसम्मति बनी कि नहीं भाई, चलो इसका नाम क्या रख देते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो अंत में जो चली आ रही है वो हड़प्पा सभ्यता चला आ रहा है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे खोजा गया। तो इसके नाम को लेके ये जो चल रहा है 3 नाम। तो 3 नाम क्यों? सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए सिंधु घाटी के सबसे पहले इर्द गिर्द में खोजा गया वो स्थल हड़प्पा था, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया। लेकिन अंत में जब और कई जगह पे ऐसे पूरा स्थल की खोज हुई तो बाद में इसका नाम सबसे पहले जहां पे खोजा गया था हड़प्पा, उसके आधार पे नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके नाम को लेके। ठीक है, तो एकमात्र कारण यही इसका दिया जाता है किताबों में जो मैंने बताया। ठीक है, अब 4-5 क्वेश्चन आपको तुरंत ही मिल गए। हड़प्पा की खोज कब हुई? खुदाई कब हुई? 1921 में। उस समय खोजकर्ता कौन थे? अन्वेषक कौन थे? दयाराम साहनी हड़प्पा के। 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अब इन दोनों के समय में महानिदेशक कौन था?
सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के महानिदेश इन्हीं के कार्यकाल में इन दोनों जगह की खुदाई हुई। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं, क्योंकि बहुत इसमें भागना नहीं, बहुत टिपिकल ये पोर्शन है। धीरे धीरे चलेंगे, अभी बहुत समय एग्जाम को लेके, ऐसा नहीं है। बाकी जहां पे भागना होगा वहां पे उसको भागा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काल निर्धारण देख लेते हैं, क्योंकि इसके काल निर्धारण को लेके टाइम पीरियड को, कि ये सभ्यता किस पीरियड में फली फूली होगी, कैसे क्या हुआ होगा। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने विस्तृत एरिया में थी, जैसे जैसे बाद में पता चलता गया आधुनिक तकनीक के माध्यम से कि हाँ ये सभ्यता महाराष्ट्र के दैमाबाद में फैली हुई थी जो है, और आलमगीरपुर मेरठ जो है, जो सबसे पश्चिमी और जो सबसे पूर्वी एरिया है इस सभ्यता का, वहां तक फैली हुई थी। तो इसके काल निर्धारण को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है पुरातत्वविदों में, इतिहासकारों में बहुत पेचीदा मामला है, और होना भी सीधी सी बात है, होगा भी, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता है। और वाकई ये सभ्यता कब से कब तक थी, इसको बेसिकली तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, ना एग्जैक्ट डेट निकाल सकता है। लेकिन हाँ, आधुनिक तकनीक जो कार्बन C14 होता है, कार्बन C14, ठीक है, उसके माध्यम से इस निकाला गया है कि ये कहीं ना कहीं जो है इसके अनुसार जो है वो 2250 से 1750 के इर्द गिर्द में रही है। इसका जो डेट निकली हुई है, कहीं कहीं आपको 2500 भी मिल जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 1750 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कार्बन C14 के अनुसार ही है। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2250 से लेके 1750, कहीं कहीं 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो सर्वमान्य तिथि है इस सभ्यता के विकास होने, विकसित होने की, वो कार्बन C14 के आधार पे ही माना गया है, क्योंकि ये सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो इसके आधार पे इसको माना गया है। तो देख लेते हैं कि टाइम पीरियड को किसने किसने बताने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले सर जॉन मार्शल थे, महानिदेशक ही थे। उन्होंने 1931 तक आते आते इसका टाइम पीरियड जो निर्धारित किया था वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द में बताया था। इनका ये कहना था मार्शल महोदय का कि इतनी बड़ी सभ्यता है, ये नवपाषाण कालीन, जो नवपाषाण काल अगर युग आपको मैंने जो पढ़ाया था अगर उसका ध्यान हो, तो उन्होंने इससे सॉरी कहीं ना कहीं उससे को रिलेट किया था, और उनका ये मानना था कि ये सभ्यता नवपाषाण काल के शुरुआती चरण से, खास करके तो शुरुआती चरण में तो नहीं, पर ये नवपाषाण काल के परवर्ती चरण में जो है, यानी कि 4,500 ईसा पूर्व से धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति से ये धीरे उन्नत होते 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 ये शहरी सभ्यता हो गई। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति में बेसिक अंतर होता है। संस्कृति ग्रामीण से संबंधित होता है। ठीक, अगर जहां पे संस्कृति आ जाए तो जैसे कि वैदिक संस्कृति, संस्कृति यानी ग्रामीण कालीन व्यवस्था होती है, ग्रामीण सोसाइटी होती है। और सभ्यता क्या होता है, वो सभ्यता मतलब कि शहरी सभ्यता होता है, यानी कि उसका शहरीकरण से होता है। ठीक है, सभ्यता यानी कि शहरीकरण, और संस्कृति क्या है, ग्रामीण संस्कृति यानी ग्रामीण व्यवस्था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यानी एक शहरी सभ्यता है। 2000 ईसा पूर्व तक आते आते जो है ये परिपक्व यानी कि प्रचंड वेग में जो है बिल्कुल शहरी सभ्यता है। पूरी तरह से नवपाषाण कालीन के परवर्ती चरण में कृषि का विकास हो चुका था। जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि कृषि का अस्थायी कृषि की व्यवस्थित खेती होने लगी थी, पहिए का आविष्कार हो गया था। ये नवपाषाण कालीन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, खेती का विकास होने लगा था, बस्तियों का विकास होने लगा था। ठीक है, ये सब सारी चीजें होने लगी थी, और धीरे धीरे होते होते जब कृषि का समुचित विकास हो गया, जब कृषि का विकास हुआ तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा ये हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन अधिशेष होने लगा। ये पूरी सभ्यता विकसित होने के पीछे जो आर्थिक पक्ष है उसका यही है, और जो पुरातन इतिहासकार बताते हैं वो यही है, अधिशेष उत्पादन। कृषि के विकास की वजह से अधिशेष उत्पादन, और
आत्मनिर्भरता, ठीक है। अधिशेष उत्पादन ही है वो एक कारण बताया। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अधिशेष उत्पादन वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये संस्कृति जो है धीरे धीरे इसके हड़प्पा सभ्यता के पहले जो ग्रामीण संस्कृति थी वो धीरे धीरे विकसित होके हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता हो गई। क्योंकि कृषि का जब विकास हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ तो उससे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुआ। जब व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुआ तो जीवन स्तर में वृद्धि हुआ। जब जीवन स्तर में वृद्धि हुआ तो इन्होंने किलाबंदी बनाना। किलेबंदी के मतलब जब आगे नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ाएंगे जो है, जैसे मोहनजोदड़ो में किलाबंदी है, कालीबंगा में किलाबंदी है, तो ये सब सारी चीजें कि हाँ एक पूरा एरिया प्राचीर से घेर दिया गया, उसके अंदर ही हम निवास कर रहे हैं, सारी व्यवस्था उसी के अंदर है। जैसा आज कहीं कॉलोनी बन जाए बिल्कुल से वो आगे गेटेड सोसाइटी हो जाए, जैसे बड़े बड़े आप जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं सारी व्यवस्था एक ही जगह पे है, तो वैसा कुछ वैसा रहा होगा ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये माना जाता है कि अधिशेष उत्पादन की वजह से जो इसके परवल पहले संस्कृति रही होगी ग्रामीण संस्कृति, वो धीरे धीरे ये शहरी सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो गई। तो जॉन मार्शल जी ने इसको 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में बताया है। फिर मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया है। अगर देखा जाए तो मार्टिमर व्हीलर का जो एक अनुमान है वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ऐसी विकसित सभ्यता जो इतने अचानक तो उत्पन्न नहीं हुई होगी, कई सौ सालों से धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो व्यवस्था बनी होगी। अचानक तो आसमान से टपक नहीं गई होगी कि नहीं तुरंत ये शहरीकरण हो गया। फिर अर्नेस्ट मैके ने बताया 2800 से 2500। इनका ये मानना है कि ये शहरी सभ्यता 300 साल के बीच में इर्द गिर्द में रही होगी। अब ठीक है, उन्होंने अपने अनुसंधान में ये इस बात को प्रमाणित किया होगा। फेयर सर्विस जो है 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में बताते हैं, और माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 के बीच में बताते हैं। मोटा मोटा अगर इन सबका देखा जाए तो लगभग 500 इन सभी एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी और सारे जो पुरातत्व इतिहासकार हैं उन्होंने लगभग ऐसे ही बताया है। 5-6 लोग और हैं, पर यह है कि जो ज्यादा जरूरी है उनको लिख दिया गया है। 500 साल तक ये व्यवस्था कहीं ना कहीं चलती रही है, ठीक है। जैसे अगर कार्बन डेटिंग, कार्बन C14 कार्बन डेटिंग को भी देखा जाए जो है, तो इसके अनुसार भी लगभग 500 वर्ष तक, अगर 2250 से 1750 मान लिया जाए तो इसके अनुसार भी 500 साल तक या 700 साल तक, अगर 2500 से मान लिया जाए तो लगभग 700 साल, 500 से 700 साल तक ये सभ्यता चलती रही थी, ठीक है। और व्यापक एरिया में चलती रही। लगभग कितने एरिया में चलती ये व्यवस्था स्थापित थी, सभ्यता स्थापित थी, इसका विस्तार था, लगभग ऐसा माना जाता है 15 लाख वर्ग किलोमीटर में रही होगी, ठीक है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि बहुत बड़ा एरिया। आज का बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पूरा ये हमारा पूरा सिंधु घाटी का वो जो मैदान है वो पूरा एरिया, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, और राजस्थान है, गुजरात है। ये यानी कि व्यवस्था सभ्यता जो है बहुत व्यापक स्तर पे फैली हुई थी, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे जगह पे फैली हुई थी। तो जो इसका विस्तार था वो बहुत व्यापक था, और इतना ये माना जाता है कि इतनी बड़ी सभ्यता जो है वो बहुत, ऐसा तो है नहीं बहुत जल्दी जो है इसका विकास हुआ होगा, एक क्रमिक टाइम लगा होगा, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ होगा। फिर तो ये काल निर्धारण में इस तरह से है, ठीक है। फिर इसका विस्तार, आज हम लोग बेसिकली इन्हीं सब चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी काफी टिपिकल है और काफी उलझा हुआ है। तो धीरे धीरे देख रहे हैं विस्तार क्षेत्र इसका विस्तार क्षेत्र लगभग 75 से 80% वही सिंधु सरस्वती वाला जो मैदान है, हकरा नदी है, घग्गर नदी है, ये सब जो एरिया है जिसको हकरा सरस्वती को कहते हैं, सिंधु नदी के आसपास वाला जो सिंधु नदी घाटी की पूरी सभ्यता वो एरिया है, उसके इर्द गिर्द में लगभग 70 से 80% इस सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ये एक मोटा मोटा मैं जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं। फिर सर्वाधिक पूर्वी स्थल, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर। ये सब प्रश्न आते हैं, बहुत हिट क्वेश्चन है आयोग से, किसी भी आयोग से।
सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ जिला। मेरठ जिला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे था। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, दास नदी नहीं, दास नदी सुत्का गंडोर, हिंडन नदी, हिंडन नदी। दास नदी तो पश्चिमी बलूचिस्तान में बहती है, जहां पे ये सुत्का गंडोर है। ठीक, सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुत्का गंडोर है। सुत्का गंडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, पश्चिमी पाकिस्तान में, दास नदी के किनारे है। ठीक है, दक्षिणी सबसे स्थल कौन सा है? दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। फिर है सर्वाधिक उत्तरी स्थल मांडा या मांडा, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये चिनाब नदी के किनारे था। बेसिकली मांडा अखनूर का क्षेत्र है, अखनूर वाला जो जम्मू कश्मीर में क्षेत्र है उसी के पास में है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार क्षेत्र है, यानी कि ये सभ्यता इस जगह पे फैली हुई थी, इतने बड़े कैनवस में फैली हुई थी, और इसका उत्तर, पूर्व, दक्षिण सब जो जहां पे अंतिम छोर है उसको बता दिया गया है। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान सम्मिलित रूप से देखा जाए, क्योंकि आजादी के बाद जो है अधिकांश जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के निम्न क्षेत्रों में इसका, यानी कि कहां कहां पे विस्तार था, तो पंजाब था, सिंध है, बलूचिस्तान है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिमी महाराष्ट्र है। ठीक है, इतने क्षेत्रों में इसका विस्तार था। लगभग ये एरिया त्रिभुजाकार था, ऐसे था, ऐसे त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार इसका एरिया है, और लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, हाँ, इस सभ्यता के विषय में सबसे पहले किसने बताया है, यानी कि कौन वो ऐसा शख्स है जिसने इस सभ्यता के विषय में पहली बार अंग्रेजों के जहन में डाला, तो वो थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जी ने 1826 में पहली बार हड़प्पा के, हड़प्पा नामक स्थान जो हड़प्पा जगह है वहां पे वो, उनको ये एहसास हुआ, खुदाई उदाई चल रही थी तो कुछ अवशेष प्राप्त हुए, तभी उन्होंने बताया था कि एक प्राचीन शहर है यहाँ पे और बहुत विकसित शहर है। बाद में फिर काफी टाइम लग गया है ना पता करने में। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है 1861 में, जैसा कि मैंने कल बताया है। कनिंघम महोदय उसके महानिदेशक थे पहले। उनके अथक प्रयासों के बाद जाके फिर खुदाई चलती रही, तमाम सारे लोग जुड़े रहे। 1856 में पश्चिमी पाकिस्तान के एरिया में, बलूचिस्तान के एरिया में, उधर रेल लाइन बिछ रही थी। रेल लाइन जानी थी कराची से लाहौर की तरफ, उधर से और बलूचिस्तान की तरफ। तो ऐसे कराची से खास करके लाहौर के बीच ट्रेन को जाना था, मतलब रेल लाइन बिछ रही थी, सॉरी, ट्रेन को जाना नहीं था उस समय, तो रेलवे लाइन ही नहीं बिछी तो रेल लाइन का सर्वेक्षण और वीक्षण चल रहा था, खुदाई उदाई भी चल रही थी। तो उसी टाइम पीरियड के बाद से धीरे धीरे चीजें जो है पता चलती गई कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शहर है। तो ये मोटा मोटा एक छोटा सा टीजर है इसका, जो कल से हम लोग इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और ये चैप्टर, इसी में से ये जितना मैंने बताया है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके हैं जो आते हैं लगातार, हर समय आते हैं, पीछे भी आए हैं, आगे भी आएंगे। तो आगे फिर हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण। बीच में कल जब हम नया चैप्टर नया पीरियड देखेंगे तो उसी में बीच में ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी देख लेंगे। हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि पहली बार मानव ने कौन सी धातु उपयोग की थी? तांबा ही किया था, पत्थर के साथ मिला के। ठीक है, और तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो ठीक है साथियों, फिर ये एक छोटा सा वीडियो है, लेक्चर है, जिसका हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार।